हाय दोस्तों, मैं विवेक डीप ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं कि जैसा कि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे पहले मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब में वहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन आता है, उसमें आपको लिखना है डीप ट्यूटोरियल्स VNS। डीप ट्यूटोरियल VNS लिखने के बाद वहाँ पे हमारा चैनल ओपन होगा और वहाँ पे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिख करके आएगा। उस पर आप क्लिक करिए ताकि चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाए। और उसके बाद उसी में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को जब टच करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। एक होता है नन, दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड और लास्ट वाला होता है ऑल। तो आपको ऑल वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑल वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हम लोग का जितना भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बहुत लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन रखा है, तो आप लोग भी टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था। उन दिन हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि और इनके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट के बाद जो हम लोग का प्रॉपर्टी था नेक्स्ट वाला, उसका नाम था मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर से पहले हम एक बात जरूर करेंगे कि जो छोटे छोटे उस दिन वर्ड थे उसका हम लोग आज जिक्र कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो मेटल है, अगर हमारा मेटल है तो मेटल को हम लोग खींच करके यानी पुल करके एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि डक्टाइल नेचर के होते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, इनका हम लोग वायर बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे डक्टाइल नेचर के होते हैं, इसलिए इनको पुल करके हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टाइल का मतलब क्लियर है। इसके बाद मैंने बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब समझेंगे। मैलिएबल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग आयरन रॉड लेते हैं, हमारे पास एक आयरन रॉड भी है, जैसे ये हमारे पास एक आयरन रॉड है। अब इसमें आयरन के ढेर सारे एटम इन्वॉल्व होंगे, तो ये कैसे बना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा पीस आयरन का लेता हूं यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, पीटेंगे। यानी जब इसको हम लोग पीटेंगे तो पीट करके इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, यानी एक शीट यानी चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मैलिएबल वर्ड का मतलब होता है कि मेटल को पीट करके चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैलिएबल वर्ड यूज़ करेंगे। डक्टाइल का मतलब मैंने बता दिया, मेटल को खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक। इलेक्ट्रिसिटी 2 कंडीशन में पास करता है। पहला कंडीशन हमारा होता है कि फ्री आयन होने चाहिए, दूसरा कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आयरन मेटल को उठा लूँ तो आयरन है, आयरन के वैलेंस शेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके पास 8 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब आयरन क्या करेगा, यहाँ पे आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर मैं Fe को ऐसे कन्वर्ट करूं आयन में तो Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी अब आयरन के पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे आयरन के क्रिस्टल में मूव करेगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा सा आयरन का यहाँ पे एक रॉड ले लूँ, इसमें ढेर सारे Fe+2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर्नेल भी कहते हैं, इनको हम लोग कर्नेल भी कहते हैं। और ये हमारा आयंस हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करेगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो यानी जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अगर इनको हम लोग हीट भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग हीट करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये इस वर्ड का मतलब था। जो छोटा छोटा वर्ड था मैंने पहले उनको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं मेटालिक नेचर पे। एक वर्ड और है, जैसे कि मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है पीटने पे आवाज़ निकलता है। सॉलिड है, मेटल है, तो जाहिर सी बात है आवाज़ निकलेगा, ठीक है। अब मेटालिक नेचर के ऊपर बात करते हैं।
यानी मेटालिक नेचर कैसे होते हैं इसको जरा समझेंगे। जब भी आप मेटल वर्ड यूज किया जाए उससे पहले आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि जब भी मेटल वर्ड यूज किया जाए यानी धातु वर्ड यूज किया जाए उसका एक ही तात्पर्य है कि वो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जरा समझिएगा, जब भी मेटल वर्ड आए उसका एक ही मतलब होगा कि वो एलिमेंट होगा या एटम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या बात पता चला, अगर मैं कोई एम मेटल मान लूँ, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर एक्स पॉजिटिव चार्ज आता है, ये मेटल का प्रोसेस होता है। यानी एम कोई हमारा एलिमेंट था, एन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया एलिमेंट के द्वारा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए एक्स आता है, इसका मतलब ये 100% मेटल है। जैसे आयरन है, आयरन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एन का वैल्यू कितना मिला 2 मिला, एक्स का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। यानी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे मेटल होते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ये मेटालिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये मेटल का मतलब था कि डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल हमारे होते हैं। सॉलिड वाला प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब संकुल बनाते हैं। किस टाइप्स का संकुल हो सकता है? जैसे मैं कल को लिख दूं K4FeCN6, इस कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर कहीं पे लिखा गया है K3FeCN6, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अगर कहीं पर लिखा गया है KMnO4, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। कहीं पर लिखा गया है K2Cr2O7, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारे 4 कंपाउंड हो गए। चारों का नाम पहले मैं लिखता हूं। K4FeCN6 जो था इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम बनेगा पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसका नाम बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसको हम लोग रेड मेडिसिन भी कहते हैं। अब यहाँ पर कहीं भी केमिस्ट्री में अगर आपको ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यानी इस टाइप्स के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले इन सब एलिमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं इन सबको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात, ये जो ऊपर वाले लाइन वाले एलिमेंट हैं, ये वाले, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये लास्ट वाला, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे जो हैं 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, ये हमारा 4D सीरीज का एलिमेंट है,
और ये हमारा 5D सीरीज का एलिमेंट है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसको जरा मार्क करके रखिए, Mn, टेक्नीशियम और यहाँ पे टंगस्टन, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर, इसके ऊपर भी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के रीज़न बात करते हैं। अब जरा देखिएगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और लेस वोलाटाइल होते हैं। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। बहुत ही हार्ड होने का मतलब क्या होता है, लेस वोलाटाइल होने का मतलब क्या होता है। लेस वोलाटाइल का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकते, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे लेस वोलाटाइल। जैसे हमारा आयरन है, टंगस्टन है, गोल्ड है, सिल्वर है। अगर हम लोग इनको ओपन इन्वायरमेंट में रख दें एज इट इज, तो क्या ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन इनके जगह पर अगर हम लोग ले लें कैम्फर, कपूर ले लें, आयोडीन ले लें, नेप्थलीन ले लें, अगर इन सब को लेकर के छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो सॉलिड होते हैं, इनको अगर नेचर में रखा जाएगा तो ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। तो इसका मतलब वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कंपाउंड वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, लेस वोलाटाइल आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो रीज़न क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेस वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होने का मतलब क्या होता है कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब हमारा मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, यानी मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, अब उसको जरा समझेंगे। ये 3D सीरीज का जो एलिमेंट यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है, इस चार्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे समझते हैं। ये जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो टाइटेनियम में हमारा D1 सिस्टम होता है, वैनेडियम में हमारा D2 सिस्टम होता है। यानी एलिमेंट के पास जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और क्रोमियम के पास D5 होता है, यानी एलिमेंट के पास जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उनमें मेटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा होगा, यानी मेटल मेटल के बीच बॉन्डिंग उतना ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज में हमारा D5 सिस्टम होता है, यानी इसमें भी D5 है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड है, लेकिन फिर भी इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो मैग्नीज में 3D इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बंधा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिसके कारण मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। इसीलिए मैग्नीज को यहाँ पे मैंने मार्क करने के लिए बोला था और ऐसे नीचे बनाया गया है। फिर जैसे ही मैग्नीज से आगे बढ़ेंगे आयरन, मैग्नीज से हार्ड हो जाएगा, कोबाल्ट भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, हार्डनेस घटने लगेगा। रीज़न, निकिल में जैसे ही आएंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज करने लगेगा और जिंक तक जाते जाते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एकदम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिंक में हमारा D10 सिस्टम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जिंक हमारा ब्रिटल होता है, मतलब भंगूर होता है। ठीक है, अब आते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज में भी वही कहानी होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग टेक्नीशियम पे पहुँचेंगे टेक्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न, टेक्नीशियम में भी हमारा D5 सिस्टम होता है, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा।
अब उसके बाद आगे जैसे जाएंगे बढ़ेगा, फिर जैसे ही यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम घटेगा उसका हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पर भी वैसे ही कहानी होगा। टंगस्टन में जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और मैंने बताया था कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हमारा टंगस्टन का होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इधर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का क्रम है, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ने का क्रम है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक में इनमें क्या रिलेशन है, तो सीधा सीधा एक वर्ड बोलेंगे कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कैसे पता? यहाँ पे टंगस्टन है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 78, लेकिन जैसे ही टंगस्टन के बाद इधर हम लोग आएंगे, गोल्ड में आ जाएं या फिर इधर भी आ जाएं, तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर घटा मतलब इंक्रीज किया वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट घट गया। अब हम लोग दो चार पॉइंट इसके ऊपर नोट कर लेते हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो एक बात पता चल गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और हार्ड होने के बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में बॉन्डिंग में NS व N-1 डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके द्वारा मेटेलिक बॉन्ड व कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बनता है और वह एलिमेंट उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसको याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और मैं बात यहाँ पे नोट कर देता हूँ। थ्री डी सीरीज के अपेक्षा 4D व 5D सीरीज के एलिमेंट ज़्यादा हैवी होते हैं और उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होता है। अब इस वर्ड को हम लोग समझेंगे। जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा बॉन्ड बनाएगा, अब वो बॉन्ड हमारा मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट दो टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं। पहला तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब जब हमारा बॉन्ड मेटल के बीच बनता है तो उसे हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, यानी डी जब भी बॉन्डिंग होगा NS वाले इलेक्ट्रॉन और N-1 D वाले इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके द्वारा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब वह एलिमेंट उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। इसके नीचे एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते थे कि एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज, टेक्नीशियम। इन 5 एलिमेंट को छोड़ करके जब भी बात करेंगे, क्योंकि टेक्नीशियम हमारा गैस में पाया जाता है, मरकरी हमारा लिक्विड में पाया जाता है और ये तीनों हमारे ब्रिटल होते हैं यानी भंगुर होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बना होता है
इसी के कारण। अब आगे 3D सीरीज के कंपेयर में जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं ये ज़्यादा हैवी होते हैं। हैवी का मतलब होता है यह बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, भारी होते हैं। अब भारी क्यों होंगे, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा हैवी होगा, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतना आसानी से पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज़ किया गया है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमारा मान लीजिए मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा एलिमेंट हमारा एटम में कन्वर्ट हो, यानी परमाणु में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे। जब हम इसको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, एटम में। यानी एलिमेंट को उसके एटम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड भी होंगे, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपका टोटल समरी था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे वेरिएबल होता है, कैसे चेंज होता है, किसका कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं। मैंने बताया था कि डक्टाइल का मतलब होता है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है पीट करके शीट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मेटेलिक नेचर के बारे में आ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जिसके कारण वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग की, तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं तो उनका NS वाला और N-1 डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो उसके द्वारा मेटेलिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बनेगा। इसीलिए वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद 3D सीरीज़ के कंपेयर में जो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी भारी होते हैं। और उसके बाद उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होता है, यानी उनको एटम में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। यह आपका टोटल व्यू था आज का। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस, यानी डी ब्लॉक के एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक NCERT पर बेस्ड है, तो यानी जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वहीं से आएगा, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।